वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं दीपक श्रोत्री। आज मैं आपके लिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं जो मैकेनिक्स से रिलेटेड है और आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि इन वॉन डेर वाल इक्वेशन P + A / B² B - P = RT है। तो यहाँ पर द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ए आर, ए की जो यूनिट है वो क्या होगी। देखिए ए की यूनिट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि P + A/B²। अभी सेम यूनिट है तभी ऐड हो रही है, तो A/B² की यूनिट क्या होगी, P की यूनिट होगी। ठीक है, तो ए की यूनिट क्या होगी, PV² की यूनिट होगी। P प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स की क्या होगी, डायन, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो डायन में दिए हुए हैं। ठीक है, और फोर्स अपॉन इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर भी है साथ में। ठीक है, डायन अपॉन क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सही है। ठीक है, CGS उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया की भी, और वॉल्यूम क्या होगा, सेंटीमीटर की पावर कितनी, 3 होगी वॉल्यूम की, लेकिन स्क्वायर तो इसलिए हो जाएगी 6। तो ये पूरा निकल के आता है डायन डायन सेंटीमीटर की पावर 4। ऑप्शन देखते हैं, डायन सेंटीमीटर की पावर 4 कौन सा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में साफ दिखाई दे रहा है कि डायमेंशन जो जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डायन सेंटीमीटर की पावर 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में हम इसके लिए सॉल्व कर लेंगे कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें आपको मैचिंग करना है। पावर, हेनरी, भाई ये फिजिकल क्वांटिटी आपको दी हुई है, इसकी MKS यूनिट दी हुई है, तो हमको मैचिंग करना है। मैचिंग कैसे करें, नीचे हिंदी में भी दी हुई है, आप देख सकते हैं मैचिंग कैसे करेंगे। और वैसे मैचिंग किया हुआ अभी इसमें कि पावर को आप किस में मापते हैं, सबसे पहले पावर को वाट में मापते हैं, सीधा सीधा पता, पावर वाट से हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में मेजर करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किस में लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स आप लेंगे वेबर में, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में लेते हैं। और जो इंडक्टेंस है वो हेनरी में आप नापते हैं। तो जो आपका प्रोसेस जो निकल के आता है पूरा, वो क्या निकल के आता है, सीक्वेंस जो निकल के आता है, 4 सेकेंड का क्या है 3, थर्ड का 2, फोर्थ का 1, 4 3 2 1। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी में साफ दिखाई दे रहा है 4 3 2 1। ऑप्शन वी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन किस किस की, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स की। देखिए ये एनर्जी है, फोर्स ये तो सेम होगी नहीं, ठीक, सीधी सी। टॉर्क एंड फोर्स, टॉर्क भी नहीं होगी, टॉर्क और फोर्स भी आपके अलग अलग हैं। ठीक, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ये हो सकती है। प्लांक्स कांस्टेंट एंड मोमेंटम। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, H = H न्यू। तो एनर्जी से तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर न्यू भी साथ में है, इसलिए ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टॉर्क भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होता है, mgh है, mgh। तो यहाँ पर एक तरह से फोर्स आ गया इनटू एच, मतलब वही आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, तो सेम होगी। ठीक है, पोटेंशियल। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा कि टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से, द टॉर्क ऑफ द फोर्स इतना एक्टिंग एट द पॉइंट आर इस। तो हमें यहाँ पर टॉर्क निकालना, फोर्स दिया हुआ है और डिस्टेंस भी, पॉइंट भी दिया हुआ है, तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हमको निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R×F होता है। R और F यहाँ पर दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, I/J/K। R क्या है देख लेंगे, सारे कंपोनेंट यहाँ से देख लेंगे। I/J/K के जो मल्टीपल है वो -3 1 और 5, -3 1 और 5। देखिए I/J/K -3 1 और 5 है, -3 1 और 5, -3 1 3 1 और 5। R क्या है, अब वो F पहले हो गया, R बाद में होगा, कोई नहीं, हाँ F पहले हो गया, R बाद में हो गया, कोई नहीं। R×F, R लेते पहले 7 3 1 है, 7 3 और 1, और F -3 1 और 5, -3 1 और 5। सॉल्व करते हैं इसके लिए। ठीक है, मैंने लगा लिया यहाँ पर R×F पूरा। ठीक, सॉल्व करते हैं। I कॉमन लिया, I कॉमन लेंगे, 5 3 15, ऐसे एक एकम
1 चला गया, ठीक है। -7 है इसमें, ज़रा ध्यान देंगे दोबारा से। -7 है, नहीं प्लस का 7 है, -7 क्यों ले रखा हमने भाई, प्लस का 7 है, 7i + 3j प्लस के, ठीक, तो प्लस का 7 है, आई लिया, 5 15 11, ठीक। और -j कॉमन लेंगे, -j में 7 पंजे 35 और 3 एकम 3, माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस के, और के साथ में क्या लेंगे, 7 एकम 7 और 3 3 9, 7, माइनस के प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, 7 + 9, और ये सब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 14i - 38j और प्लस 9 7 16 के, 14i - 38j प्लस 16 के, 14i - 38j प्लस 16 के, 14i - 38j प्लस 16 के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है कि अ बॉडी हुज डिस्प्लेसमेंट बाई दिया हुआ है ये, विच विद टाइम टी की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, विल कम टू रेस्ट, मतलब कितने समय में ये विराम अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। विराम अवस्था में कितने समय में आ जाएगी, कितने समय में रेस्ट पोजीशन में आएगी। तो रेस्ट पोजीशन निकालने सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, बाई इक्वल टू दिया हुआ है ही dy/dt आपको निकालना है वेलोसिटी की फॉर्म में, ठीक है। dy/dt क्या होगा, देखिए बाई आपका दिया हुआ है, dy/dt क्या होगा, dy/dt इक्वल टू -t² कितना होगा, 2 × 2/3 तो है ही 2t, ठीक, प्लस 16 × 1 प्लस 0। अभी रेस्ट कंडीशन में कब आएगा, रेस्ट पोजीशन किसे इक्वल टू करेंगे 0, तो 0 के लिए हम देखते हैं -40/3 + 16 = 0 इम्प्लाइज दैट 40/3 = 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। 40/3 4 4 जा, है ना, 3 ऊपर चलाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में एक रेस्ट कंडीशन है क्योंकि वेलोसिटी हमने इसकी 0 कर दी और टाइमिंग यहाँ से निकाल ली, मतलब कुल मिला के ये 12 सेकेंड में रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जिन प्रारंभिक प्रक्षेप कोणों के लिए एक प्रक्षेप समान क्षैतिज दूरी तय करता है उसका मान है। देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है कि एंगल जो होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, और अधिकतम हाइट के लिए सीधे सीधे ऊपर फेंको तब देखिए मैक्सिमम हाइट आपके लिए मिलेगी 90 डिग्री, और लेकिन सेम जो आपको क्षैतिज दूरी मिलेगी वो मिलेगी 30 और 60 डिग्री एंगल पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गति ऊर्जा बराबर है, हल्की और भारी वस्तु की गति ऊर्जाएं बराबर हैं, तब किस वस्तु का संवेग, रैखिक संवेग अधिक होगा। तो देखिए सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो रिलेशन होता है वो होता है k = p² कितना 2m, ठीक, और ये p = आ जाएगा √2m k इस फॉर्म में, ठीक है, m इधर आ जाएगा, रूट लग जाएगा। अब हमें देखना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनकी सेम है बोल दिया है ना, P1/P2 = क्या होगा √2m1k/2m2k ना, k से k कट जाएगा, सेम है ये तो, ठीक है, 202 तो रूट हो गया m1/m2। अब बोला है कि एक पिंड यहाँ पर कैसा है, एक हल्की तथा दूसरी भारी है, मतलब m1 क्या है, हल्का है, m1 इज लेस देन m2, m2 ज़्यादा है, ठीक है। तो जब m1 ज़्यादा है, m1 कम है, m2 ज़्यादा है, तो p1 कम और p2 ज़्यादा होगा, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी जो मोमेंटम होगा यहाँ पर हल्की बॉडी का वो कम होगा और भारी का ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन जो आपका भारी वस्तु का जो संवेग होगा वो अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी, द हैवी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि कोई वस्तु बल F तथा बल टॉर्क से गति कर रहा है,
जहाँ पी रैखिक संवेग है तथा एल कोणीय संवेग है, इनमें से कौन गति का सही समीकरण है? गति का सही समीकरण क्या होगा? देखो डेल एल ओवर डेल टी यही टॉर्क होता है, और डी पी ओवर डी टी फोर्स होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। डी एल ओवर डी एफ ओवर डी टी ये भी नहीं होगा, एल नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। और टॉर्क इक्वल टू होता है डेल एल ओवर डेल टी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान एम की कोई वृत्तीय शक्ति किसी जिसकी त्रिज्या आर है अपने अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, अचानक इसमें से डेल एम द्रव्यमान का कोई टुकड़ा अलग निकल जाता है, नया कोणीय संवेग क्या हुआ? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए चकती है यहाँ पर, और हम जानते हैं कि आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पर, है आपका जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा। आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई वन आई टू ओमेगा टू, है ना। कोणीय संवेग संरक्षण यहाँ पर आपके लिए लेना है, तो दोनों कंडीशन में है। दूसरी कंडीशन में आई टू इक्वल टू क्या होगा? आई टू इक्वल टू क्या होगा? आई वन और ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, ठीक। और यहाँ आई वन आप लेंगे, आई वन क्या है? पहले आई वन के एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, के एम आर स्क्वायर होगा। तो सॉरी यहाँ पर आपसे कोणीय आवृत्ति पूछिए तो ओमेगा टू निकालेंगे आप। ओमेगा टू इक्वल टू क्या होगा? आई वन बटे आई टू, ओमेगा टू इक्वल टू आई वन बटे आई टू और ओमेगा वन। देखिए कोणीय आवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ा? आई वन आपका सेम रहेगा, के एम आर स्क्वायर है, जो भी बॉडी है। डिस्क है वैसे तो 1/2 एम आर स्क्वायर कर दोगे, कोई नहीं, स्क्वायर, ठीक, सॉरी स्क्वायर नहीं, ओमेगा अपॉन आई टू क्या होगा? जब पार्ट कम हो जाएगा तो एम में से कुछ ना कुछ घट जाएगा, यहाँ पर देखो, है ना, आर स्क्वायर। तो जब कम चीज़ से भाग देंगे तो कोणीय जो वेग होगा वो क्या होगा? जब भाई यहाँ पर नीचे वाला जो पोर्शन है, जब पार्ट एक कट गया तो यहाँ पर क्या हो गया? मास उसका कम हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो गया, और कम से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी, तो ओमेगा टू क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि जो कोणीय संवेग होगा, जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संरक्षी बल के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके लिए कर्ल एफ इक्वल टू 0 होता है। ऑप्शन बी में यहाँ पर कर्ल एफ है, डेल क्रॉस एफ, इसी को कर्ल एफ बोलते हैं। कर्ल एफ इक्वल टू 0 होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बार बार आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, विस्कस फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स भी कंजर्वेटिव। तो विस्कस फोर्स जो है यहाँ पर वो आपका क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव हो, विस्कस फोर्स, ठीक, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है इसलिए आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। एक तरह से और पूछा जाता है इसमें आपका ऑप्शन फ्रिक्शन का भी हो सकता था कि फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी आपका नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, विस्कस फोर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉन कंजर्वेटिव। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन में कि पुच्छल तारे की सूर्य से न्यूनतम व अधिकतम दूरियां क्रमशः इतनी हैं, यदि उनकी अधिकतम गति इतनी हो तो उसकी न्यूनतम गति होगी। देखिए हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए, फार्मूला कोई भी हो, कि यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, जब डिस्टेंस पास में होती है, जब कोई तारा पास में होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये जो वेलोसिटी है वो कम डिस्टेंस के लिए होगी, मतलब 7 गुणा 17 के लिए ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हमको इसी में जोड़ना है, वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, मतलब आर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट R1 V1 इक्वल टू R2 V2। तो V2 यहाँ पर निकालना है R1 बटे R2 इंटू V1। R1 कितना है ना, बिल्कुल रटने की समझने की चीज़ है। R1 V1 इक्वल टू R2 V2 आप निकाल दीजिए। R1 अपॉन R2, R1 क्या है? आपकी छोटी डिस्टेंस है ना, स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक। स्मॉल डिस्टेंस क्या है? 7 गुणा 10 की पावर 7, 14 गुणा 10 की पावर 9, 7 इंटू 10 की पावर 7 और 14 इंटू 10 की पावर कितनी? 9। और B1 कितना है? B1 दिया हुआ है, B1 है 6 इंटू 10 की पावर 2, 6 इंटू 10 की पावर 2, 6 इंटू 10 की पावर कितना? 2। तो 7 और 2 9 पावर मिलकर 9 को कट कर देंगी, है ना, और 7 दूनी 14, 2 3 6, मतलब 3 किलोमीटर पर सेकेंड का ऑप्शन इसमें आता है। तो उसकी जो न्यूनतम गति होगी, देखिए ऑप्शन 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन 3 है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3 किलोमीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड होगी जब उसकी जो डिस्टेंस होगी सबसे ज़्यादा होगी, वहीं पर न्यूनतम गति होगी, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन हम कर लेंगे और इसी के सहारे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि पृथ्वी को संपीड़ित कर उसकी त्रिज्या अचानक आधी कर दी जाए, ठीक है, जबकि उसके द्रव्यमान में कोई हानि ना हो, तो दिन हो जाएगा। दिन कितना हो जाएगा? देखिए एक ठोस गोला है, अर्थ क्या है? एक ठोस गोला है। तो इस तरह से हम ठोस गोले पर ही यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इसका। यहाँ पर संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होगा आपका, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, वो अप्लाई करेंगे। मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 और क्या है ओमेगा 2 है। यहाँ हमें निकालना कोणीय आवर्ती टाइमिंग निकालनी, सेकेंड टाइमिंग। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? I1 अपॉन I2 इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। ओमेगा 2 कितना होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई अपॉन T2 अपॉन 2 पाई अपॉन T1 है। 2 पाई से 2 पाई कट हो जाएगा, ये बनेगा क्या? T1 बटे T2, मतलब I1 बटे I2 इक्वल टू T1 बटे T2। देखो तो T2 यहाँ हमें निकालना है कि T2 टाइमिंग क्या हो जाएगी। T2 ऊपर आ जाएगा तो I2 बटे I1 इंटू T1। यहाँ पर I1 जो होगा, देखिए ठोस गोले के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 होता है, ठीक है, 2/5 होगा, है ना, ठोस गोले के लिए mr², ठीक। अपॉन नई त्रिज्या क्या हो जाती है? I2 नई रेडियस कितनी हो जाती है? यहाँ पर दिया हुआ नई रेडियस जो होती है पहली वाली की आधी हो जाती है, ठीक है ना। R2 कर लीजिए, इसके लिए कोई नहीं, 2/5 बाद में चेंज कर लेंगे, mr², ठीक है। उसका भी मैंने I1 भी रख लिया, 2/5 mr² और 2/5 mr1², ठीक है। ये बाद वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब उसकी रेडियस हम आधी कर देंगे। यहाँ T1 कितना होगा? 24 घंटे होता है, ठीक है। तो 2/5 से 2/5 का R2/R1, R2² क्या है? R/2 का होल स्क्वायर अपॉन ये R², ये ठीक है, आधा हो गया इंटू 24। इससे ये आपका R² कट गया, बचा कितना? 4। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना है? 4, तो 24 अपॉन कितना? 24 अपॉन कितना? 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो दिन हो जाएगा वो हो जाएगा कितने? 6 घंटे का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप बड़े ध्यान से देख लें। क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा। एक ग्रह किसी इस तारे के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में उसकी त्रिज्या r है, मिट्टी आवर्तकाल से परिक्रमण कर रहा है, ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल 1/r² के समानुपाती है। तो यहाँ पर जो T² होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखिए यहाँ जो आकर्षण बल है वो 1/r², तो इसको छोड़ देंगे। आकर्षण बल तो वही होता है Gm/r², तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन T² जो होता है, जो आपका केपलर का थर्ड लॉ है कि जो आवर्तकाल का जो स्क्वायर होता है वो होता है जो कक्षा है उसकी त्रिज्या के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि T² इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। जो आवर्तकाल का स्क्वायर होगा वो कक्षा की जो त्रिज्या है, जो रेडियस, उसका क्या होगा? थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ये थर्ड लॉ है केपलर का, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं तो उनको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे ना। T1/T2 इक्वल टू R1/R2 ना, स्क्वायर T1/T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 की पावर 3 करके सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कृत्रिम उपग्रह के जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, यदि पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h है तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा? देखिए कक्षीय वेग पृथ्वी की त्रिज्या r दी हुई है, तो m पर तो डिपेंड करता ही नहीं है कि मास कितना भी हो किसी भी उपग्रह का, तो उससे उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने पढ़ा होगा कि जो निकट जो आपका कोई मोशन कर रहा है तो उसके लिए GRE करके होता है ना, GRE। कोई पास में ही अगर कोई ऑर्बिट बना रहा हो, पास में ही कोई उपग्रह मोशन कर रहा हो तो उसके ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होगी वो GRE होती है। लेकिन यहाँ पर h ऊंचाई है तो ना क्या करेंगे? G अपॉन RE प्लस h रूट में इंटू RE, ठीक है। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। RE आपका इस रूट से बाहर है। देखिए h इक्वल टू आप 0 कर देंगे तो यही फार्मूला निकल के आता है। h इक्वल टू 0 कर दोगे तो G/√RE होगा, RE से RE कटेगा एक रूट तो रूट आ जाएगा GRE बन के यहाँ पर सीधा सीधा, ठीक है। RE आपका रूट से बाहर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि GRE जो पृथ्वी के निकट कोई मोशन कर रहा है उपग्रह, तो उसकी वेलोसिटी के लिए फार्मूला GRE, तो ऑप्शन आपका GRE होगा। तो कई तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। H ऊंचाई के लिए आप यहाँ H लगा देंगे, और बाकी अगर H नहीं है तो आपका रूट GRE होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट की एक उपग्रह की कक्षीय गति को कितने गुना बढ़ाया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चलाया जाए। तो देखिए, जो और एस्केप जो वेलोसिटी होती है ना, जो एस्केप वेलोसिटी होती है BE, हाँ, जो BE होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 गुनी होती है ना, V ऑर्बिटल की √2 गुनी होती है। ठीक है, अगर ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ लगा दे 8 से ना, ये 8 होती है, 8 पॉइंट कुछ है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो √2 गुणा इसका जाके 11.2 बनता है जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ से। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी गुनी हो जाए, √2 का मतलब होता है 1.41 मल्टीपल हो जाए ना, 1.41। ऑप्शन V इज करेक्ट। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि यदि एक सरल लोलक स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर रहा है तो उसका दोलनकाल होगा। दोलनकाल क्या होगा, देखिए दोलनकाल होता है T/L/G, लेकिन वो गिर रहा है, स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगी वहाँ पर, जीरो हो जाएगी। L/0 क्या होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो जो आपका दोलनकाल होगा वो होगा इनफाइनाइट। स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए किसी लोलक के जो आवर्तकाल होता है वो इनफाइनाइट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रट लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट की, आप जैगर विधि से पानी का पृष्ठताप ज्ञात करने का प्रयोग कर रहे हैं। यदि बीकर में लिए गए पानी में कुछ साबुन का घोल मिला दिया जाए तो आप अतिरिक्त दाव के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वह क्या होगा। देखिए, साबुन के घोल के लिए देखिए यहाँ पर बबल्स बनेगा। बबल्स में 2 पृष्ठ होते हैं, अंदर और बाहर 2 पृष्ठ होते हैं। तो दाव अधिक के लिए जो व्यंजक होगा वो देखिए, पानी की बूंद के लिए 2T/R होता है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, पानी के लिए बूंद के लिए क्या होता है, 2T/R होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बबल है, बबल के लिए क्या होगा, 4T/R होगा। ऑप्शन C करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी द्रव के लिए बर्नौली सिद्धांत के कथन से एक नियतांक होता है। देखिए, यहाँ पर बर्नौली का सिद्धांत क्या था कि दाब ऊर्जा और गति ऊर्जा और जो पोटेंशियल ऊर्जा एनर्जी से स्थितिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक, पोटेंशियल और दाब, तीनों क्या होती हैं, इक्वल टू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर देखो तीनों चीज़ किस में आती हैं, यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, दाब ऊर्जा नहीं है ना, प्रेशर एनर्जी। यहाँ काइनेटिक है और प्रेशर एनर्जी भी, लेकिन यहाँ पर क्या तीनों देखो, काइनेटिक एनर्जी भी है और स्थिति पोटेंशियल एनर्जी भी, और क्या है आपका दाब ऊर्जा भी ना, प्रेशर एनर्जी भी। तो ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट होगा। बर्नौली का सिद्धांत ये इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अंतिम प्रश्न बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा। देखिए, पानी की छोटी छोटी बूंदों से जब बड़ी बूंद बनती है तो वहां पर क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है घटता है। भाई, बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बन रही तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घट रहा है। 2 तरह से पूछा जाता है, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी बन रही है, बड़ी बड़ी से छोटी छोटी बन रही है, या छोटी छोटी से बड़ी बड़ी बूंदें बन रही, सॉरी, छोटी छोटी से बड़ी बूंद बन रही है। तो बड़ी बूंद बन रही तो पृष्ठ कम होगा, और जब पृष्ठ कम होगा तो जो पृष्ठ ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, घटती है। ऑप्शन B इज करेक्ट। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।